नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और अपना एक फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पोलियो की बीमारी है और सब जानते हैं कि पल्स पोलियो की शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में। ठीक है, यह केंद्रीय तंत्र का तंत्र स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। ठीक है, सही बात है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें जब ये बीमारी होती है तो व्यक्ति को चलने में, उठने में, बैठने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो एक प्रकार से वो भी एक बोलते हैं दिव्यांग, है ना। तो ये पोलियो की जो बीमारी है ये केंद्रीय तंत्र का तंत्र स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है, जिससे हाथ पैर की मांसपेशियां जो है काम करना बंद कर देती हैं। और इसके बचाव के लिए ओपीवी, क्या लिखा हुआ है बेटा? ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी की जो दवा बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, तो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, अब बात आती है इस वैक्सीन की खोज किसने की। इस वैक्सीन की खोज की थी बेटा सॉल्क ने। किसने की थी? सॉल्क ने। सॉल्क शब्द लिखा हुआ है लेकिन सॉल्क को अपन शुल्क से याद कर सकते हैं। सॉल्क लिखा हुआ है बेटा, लेकिन सॉल्क को किससे याद कर सकते हैं अपन? शुल्क से याद कर सकते हैं, क्योंकि पोलियो की दवा जो है वो सबको कैसी मिलती है बेटा? निःशुल्क मिलती है। कैसी मिलती है? निःशुल्क। तो कई बार स्टूडेंट ये भी भूल जाता है कि भैया सॉल्क है कि एडवर्ड जेनर है, क्योंकि रेबीज की अपन बात करें तो लुई पाश्चर है। ठीक है, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? वो लुई पाश्चर ने किया था। पोलियो वैक्सीन किसने की थी? सॉल्क ने की थी। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन को अपन को याद रखना है, ओपीवी। अब पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी बेटा? सॉल्क ने। तो सॉल्क से शुल्क समझ में आ जाएगा, निःशुल्क होती है। ठीक है, अब लिखा हुआ है रेबीज। अब मैंने आपको ये बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, इसको याद रखोगे। कुत्ते या बिल्ली की लार में यह वायरस पाया जाता है। कुत्ते या बिल्ली की लार में यह वायरस पाया जाता है। दूसरा, तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, वही नर्वस सिस्टम है अपना। इससे रोगी पागल हो जाता है और उसे, रोगी को, पानी से डर लगता है। और इसके उपचार के लिए रेबीपुर, एसडीसीवाई इसमें एसडीसीवाई इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो रेबीज के लिए अगर रेबीपुर का उपयोग कर रहे हैं तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है कि वो रेबीज से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन एक शब्द याद करना अपन को, किससे? एसडीसीवाई को याद रखना है। एसडीसीवाई, देखो समझो जरा। एसडीसीवाई से अपन ऐसे याद करेंगे कि भाई हमें रेबीज, कुत्ते और बिल्ली की एक इमेज दिख रही है और वो काय में देख रहे हैं? हम एसडी में देख रहे हैं। सो जो डिस्कवरी पर एक सीन आ रहा है एसडी में बता रहे हैं, और एसडी में कुत्ते और बिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, तो एसडी में देख रहे हैं हम। ठीक है, एसडीसी यानी देख रहे हैं, एसडीसीवाई। ठीक है, तो एसडीसीवाई इंजेक्शन रेबीज के लिए इस्तेमाल होता है, रेबीपुर का इस्तेमाल होता है। और इसके टीके की जो खोज की थी बेटा वो किसने की थी? लुई पाश्चर ने। इस टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो रेबीज के टीके की खोज जो की थी वो की थी लुई पाश्चर ने। तो लुई पाश्चर का भी नाम अपन को याद रखना है कि लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए ना। पोलियो में आपको कोई कंफ्यूजन है ना रेबीज में। ठीक है, अब अगली बीमारी लिखी हुई है हेपेटाइटिस। क्या लिखा हुआ है? हेपेटाइटिस। अगर मैं आपसे हेपेटाइटिस की बात करूं, ठीक है, हेपेटाइटिस की बात करूं तो हेपेटाइटिस एक यकृत रोग है। कैसा? यकृत। यकृत हिंदी में तो यकृत बोलते हैं, लेकिन वैसे उसको लीवर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, यकृत है लेकिन यकृत को क्या बोलते हैं बेटा? लीवर बोला जाता है। तो
ठीक है, अब यहां तक का तो अपन को याद रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यकृत रोग है, इससे प्रभावित अंग लीवर है। अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हेपेटाइटिस का रोग किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को। यकृत और लीवर बात एक ही होती है, बस यकृत को हिंदी में यकृत बोलते हैं, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ठीक है, इसका लक्षण पीलिया है, पीलिया के रूप में दिखाई देता है, और इसका जो टीका है वो शॉनबॉक बी और गामा ग्लोबुलिन, शॉनबॉक बी और गामा ग्लोबुलिन। हो सकता है इस शब्द को भी कभी पूछ ले पेपर के अंदर कि शॉनबॉक बी और गामा ग्लोबुलिन का संबंध किससे है। तो शॉनबॉक बी और गामा ग्लोबुलिन का जो संबंध है वो है हेपेटाइटिस से। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखो, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को। ठीक है, हेपेटाइटिस को, लीवर को। तो देखो लीवर है, हेपेटाइटिस को अपन को याद रखना है, और कहीं ना कहीं शॉनबॉक बी और गामा ग्लोबुलिन से कैसे याद रखोगे हेपेटाइटिस, देखो टाइटस शब्द को याद रखो टाइटस से अपन याद रखेंगे, सोचे कोई दादा है टाइटस, हमारी शिवपुरी में बहुत फेमस दादा रहे हैं टाइटस। ठीक है, टाइटस कोई दादा है, और टाइटस अपनी गाड़ी से जा रहा था, बढ़िया, उसने देखा रास्ते में एक लड़का था सोनू, वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था, शॉन वॉक वी, क्या नाम लिखा है, शॉन वॉक वी। और ये जो दादा था वो कौन सी गाड़ी से जा रहा था बेटा, गामा गाड़ी से जा रहा था, गामा। ठीक है, तो दृश्य क्या है कि हेपेटाइटिस जब गामा गाड़ी से जा रहा था तो शॉन वॉक कर रहा था, तो उसने शॉन में टक्कर मार दी। ठीक है, शॉन में टक्कर मार दी, शॉन में टक्कर मार दी तो शॉन नीचे गिर गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हेपेटाइटिस को अपन को याद रखना है, और हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो लीवर को प्रभावित करती है। दूसरा, इसका जो कहीं ना कहीं जो टीका होगा, इसका जो टीका होगा वो होगा शॉनबॉक बी और गामा ग्लोबुलिन। क्या है, शॉनबॉक बी और गामा ग्लोबुलिन अपन को याद रखना है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब आते बेटा चौथे नंबर पर डेंगू, डेंगू की बीमारी। इसके वायरस का वाहक लिखा हुआ है बेटा एंडीज मच्छर। अब इसमें एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, एक होता है वाहक और एक होता है कारक, एक होता है वाहक और एक होता है कारक। तो बेटा जो वाहक होता है वो होता है एंडीज मच्छर, और डेंगू का जो कारक होता है तो वो होता है आपका अरबो वायरस, अरबो वायरस। अब इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि यार एक तो वाहक बोल रहे हैं और एक बोल रहे हैं कारक, कारक और वाहक में दोनों में अंतर। देखो एंडीज मच्छर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती कि वो डेंगू की बीमारी फैलाए। एंडीज मच्छर अरबो वायरस के संपर्क में आ जाता है, और वो अरबो वायरस उसके मान लीजिए उसके डंक में या उसके शरीर में होता है, मतलब डंक में लग गया। एंडीज मच्छर अब किसी को काटेगा, जब एंडीज मच्छर किसी को काटेगा तो कंडीशन क्या होगी, जब वो किसी को काटेगा ना तो उसके अंदर किस चीज का प्रवेश हो जाएगा, अरबो वायरस का, जिससे वो डेंगू बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो देखो एक है वाहक और एक है कारक। अब वाहक का मतलब क्या होता है, देखो वाहक का, वाहक से अपन वाहन याद कर लो, वाहन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह वाहन जाता है, वाहन जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। ऐसे ही मच्छर है, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहेगा। तो जब वाहक शब्द तुम्हें दिखे कि भैया वाहक कौन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है एंडीज। ठीक है, आपको याद रखना है एंडीज। और अगर बोलता है बेटा कारक क्या है, तो कारक के हिसाब से आपको याद रखना है कि अरबो वायरस है। ठीक है, तो इसमें वाहक और कारक दोनों को याद रखना है, और कारक याद रखेंगे, कारक से यानी कार से लोग भागते हैं और अरबों लोग सफर करते हैं। तो कारक होगा तो अरबो वायरस होगा, वाहक होगा तो एंडीज मच्छर होगा। दोनों शब्दों को बेटा अच्छे से याद रखना। इसी में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मलेरिया से जुड़ा हुआ, जैसे मलेरिया की जो बीमारी है, मलेरिया का जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, लेकिन मलेरिया का जो कारक है मलेरिया की बीमारी का वो है आपका प्लाज्मोडियम
वाइवेक्स फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैल्सीफेरम। हालांकि आगे भी मैं तुम्हें लिखा मिलेगा, आगे भी तुम पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगर बोलता मलेरिया का वाहक है तो मादा एनोफिलीज मच्छर होगा, और अगर मलेरिया का कारक पूछता है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैल्सीफेरम, और अगर आपको ये पूरा नाम ना आए तो बेटा कारक के रूप में आपको प्रोटोजोआ आ सकता है। ठीक है, प्रोटोजोआ आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए आप याद रखें कि वाहक में और कारक में अंतर समझेंगे अच्छे से कि वाहक क्या होता है और कारक क्या होता है। तो इनको आप अच्छे से याद रख लोगे तो स्वाभाविक है गलत नहीं करोगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में, एक मलेरिया की बीमारी और डेंगू की बीमारी तो वो पूछता ही है हमेशा। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। डेंगू का वायरस का वाहक एंडीज मच्छर होता है और इससे प्रभावित अंग क्या होता है? रक्त होता है। यानी डेंगू, आपको मालूम है बेटा कि ये जो बीमारी थी अभी बीच में, ये डेंगू की बीमारी काफ़ी कुछ फैली थी। ठीक है, अब उसमें क्या था, आपने देखा होगा कि डेंगू की बीमारी जो है रक्त को प्रभावित करती है, पर व्यवहारिक रूप से हमें पता चला कि डेंगू की जो बीमारी होती है उसमें ब्लड प्लेटलेट्स जो रहती हैं ना वो कम हो जाती हैं। ये डेंगू की बीमारी की खासियत है। ब्लड प्लेटलेट्स जो है ना वो गिरती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं। वैसे हमें 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, मतलब 80,000 90,000 तक, और उससे ऊपर भी हो जाती हैं, लेकिन व्यक्ति गिरती जाती हैं। 80, 70, 60, 50 और 40 वाले की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर लगता है पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे उनको ब्लड चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स भी चढ़ती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं तब जाके उसको एक अच्छा इलाज मिल जाता है, तो व्यक्ति जल्दी सही होता है उससे। कहने का मतलब क्या है कि ये रक्त को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? वो लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, लीवर को प्रभावित करेगा, और लीवर को अगर प्रभावित करता है तो बेटा पीलिया अगर किसी को होता है तो उसका मतलब उसका लीवर कमजोर है। उसका लीवर को जितनी मात्रा में बाइल जूस बनाना चाहिए, यानी कि पित्त बनाना चाहिए, वो पित्त पूरी मात्रा में नहीं बन पा रहा। लीवर भी हमारे शरीर का दूसरा दिमाग है, ध्यान रखना। लीवर हमारे शरीर का दूसरा दिमाग है। एक दिमाग तो ये है ही, लेकिन दूसरा दिमाग लीवर भी है, क्योंकि लीवर खुद डिसाइड करता है कौन सी चीज़ हमें खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर हम लीवर की नहीं सुनते और अपने मन की सुनते हैं और ऐसे ही ज़बरदस्ती कोई चीज़ खा लेते हैं, अब वो चीज़ से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। जब हमें उस शरीर को नुकसान हो सकता है तो लीवर हमें मैसेज देगा, और लीवर ही उस चीज़ को हमारे में से बाहर फेंक देगा, यानी हमें उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ये डिसीजन बेटा लीवर का ही रहता है। दिमाग का अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं कौन खाने से रिलेटेड कौन सी चीज़ हमें खाना चाहिए और कौन सी चीज़ को पचाना है, नहीं पचाना है, जो भी, वो भी कहीं ना कहीं लीवर का ही काम है। अगर लीवर ने उस भोजन को अच्छे से पचा लिया तो ठीक है, नहीं पचाया तो वो भी अपने शरीर को दिक्कत कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा ध्यान रखो कि हेपेटाइटिस की बीमारी जो है वो लीवर को प्रभावित करती है, पीलिया के रूप में लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा डेंगू की बीमारी। डेंगू की बीमारी एंडीज मच्छर से होती है, और इसका जो बेटा वायरस होता है, अगर बोले डेंगू का वायरस क्या होता है, तो डेंगू का वायरस होता है अरबो वायरस। अब अरबो वायरस कैसे याद करोगे कि जो मच्छर होते हैं, मच्छरों की संख्या बेटा कैसी होती है? मच्छरों की संख्या होती है अरबों में। मच्छरों की संख्या कैसी होती है? अरबों में होती है। बहुत सारे मच्छर उड़ रहे होते हैं, क्या अपन उन मच्छरों को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अपन क्या बोलेंगे? जब मच्छरों का झुंड दिखाई देगा, अपन बोलेंगे भैया मच्छरों की संख्या तो अरबों में। जैसे कोई तालाब को देख लो, आप कोई नाली को देख लो, आपको इतने सारे दिखेंगे, आपको अरे भैया ये तो अरबों में है। ठीक है, तो अरबो वायरस होता है वो। देखिए यहां तक का आपका क्लियर हुआ। अगला लिखा हुआ है चेचक। चेचक की जो बीमारी है, चेचक की जो बीमारी है, ये इसके टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, डेंगू की बीमारी हमने पढ़ ली। इसके वायरस का संक्रमण वायु या संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, मतलब इसका जो संक्रमण है जो वायु या संपर्क में,
अब तुम कहोगे वायु में क्या हवा में उड़ेगा? बेटा कोरोना वायरस भी तो वायु के संपर्क में आके फैल सकता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, उसको अगर खांसी आती है, छींक आती है, तो उसके शरीर में से जो निकले हुए जो वायरस है, ठीक है, वो हवा में कुछ समय तक रहती है। उसी बीच में कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने उसको स्पर्श नहीं किया। कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव को कोई स्पर्श करे तो ही उसको ये बीमारी हो सकता है उसने खांस दिया, छींक दिया, छींकने के बाद उसके हाथ पर वो कण आ गए, वही कण किसी दूसरी वस्तु से टच हो गए, तो वो चीज है। तो कहने का मतलब उसने छींक दिया तो कुछ समय के लिए वो वायु में है और उसी समय दूसरे व्यक्ति का निकलना हुआ और हमें पता नहीं रहता हम कब सांस ले रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं। हम सांस लेते रहते हैं और सांस छोड़ते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं और हमें पता नहीं रहता। पर उस व्यक्ति के संपर्क में आए, जब उसको छींक आई थी तो वो जो कण थे वो वायु में थे और उसी समय उसने तो छींक ली, चलो ठीक है, वहां से व्यक्ति निकल रहा था, उसने उस समय सांस ले ली। सांस ले ली तो सांस लेके उसके शरीर में प्रवेश कर गया तो धीरे धीरे ये चीजें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाती हैं। तो एक तो ये भी हो जाता है। दूसरा, उस व्यक्ति के संपर्क में या उसने किसी चीज को छुआ, उसको अपन ने छू लिया, अब कारण क्या हुआ? बस वही कि वो पूरा इन्फेक्टेड है और इन्फेक्टेड है तो वही छींक और खांसी में उसकी खुद की लापरवाही हो गई। उसे ये थोड़ी पता है कि उसको ये बीमारी है। किसी भी पॉजिटिव तो जब पता चलता है कि जब उसका टेस्ट होता है, बाकी का होता है नॉर्मल। आप देख लो, अगर हमें हल्की सी छींक आएगी तो हम उसमें दिमाग थोड़ी लगाएंगे। छींक आई, चलो ठीक है, रुमाल लिया या ऐसे ही हाथ कर लिए, बस चलो ठीक है। लेकिन ये चीज आगे जाके उनको खुद नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि वायु के संपर्क में आने से ये बीमारी भी फैलती है। तो चेचक का वैसे टीका बना लिया गया, चेचक के टीका बना लिया गया है, बचपन में ही इसका टीका लग जाता है, इसलिए ये जो बीमारी है लगभग समाप्त हो चुकी है। जिस बीमारी का टीका बन जाता है तो वो क्या करते हैं, रहते उस टीके के अंदर उसी का कुछ अंश रहता है, तो वो हमारे शरीर में पहले ही प्रवेश करा देते हैं, तो हमारे शरीर को उस चीज की हैबिट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम वो कभी भी अटैक करेगी वो चीज, तो वो उससे कहीं ना कहीं एक हमारा शरीर ऑलरेडी उसके प्रति इम्यून हो चुका है। तो ये जो टीके बनते हैं तो टीके में कहीं ना कहीं ऐसी दवा प्रवेश करा देते हैं कि कभी भी भविष्य में कोई भी वो वायरस होगा वो हमारे शरीर में आएगा तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहने का मतलब इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो इसमें वायु या संपर्क में आने से फैलता है, ये लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा इससे प्रभावित अंग त्वचा होती है। इससे जो प्रभावित अंग होगी वो त्वचा होगी और त्वचा पर दाने हो जाते हैं जो सूखने पर निशान छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो, वो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वो अलग है, वो माता निकलना वो चीज अलग है, ठीक है। लेकिन ये चेचक अलग चीज है। इस चेचक के अंदर क्या है, छिद्र जैसे, यानी जहां पर भी ये मतलब उभार, जहां भी फुंसियां होती हैं तो वहां पर वो सूखने पर निशान छोड़ देती हैं और छिद्र टाइप के बन जाते हैं, ठीक है, शरीर पर। तो ये दाने होते हैं जो सूखने पर निशान छोड़ देते हैं, हाँ। और जिस व्यक्ति को यह रोग एक बार हो जाता है, ये भी इसकी विशेषता है, जिसको भी अगर एक बार हो गया तो उसे दोबारा नहीं होता है, उसे दोबारा नहीं होता है। जैसे देखो, शुद्ध देसी भाषा में बोलते हैं किसी को माता निकल आई, बोलते भैया किसी को माता निकल आई, तो माता निकल आई तो उस व्यक्ति को अलग रखा जाता है घर में। और आप देखना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखे तो अगर एक को हुआ तो परिवार में एक हाथ को और हो जाएगा, एक हाथ को और हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि वो तो बात क्या है, हम उसे थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति से देख रहे हैं। अब बोलते हैं माता निकल रही, माता निकल रही, उसको एक शब्द दे दिया आध्यात्म से जोड़ के, भैया माता निकल रही, जबकि वो एक वायरस है। और उस माता निकल आई तो सारी चीजें उसको अलग करो, बिल्कुल स्पेशली उसको अलग करो। तो यानी कि ये एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति भी हो गई और एक धार्मिक पद्धति भी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वो वायरस कहीं किसी को इन्फेक्ट ना कर दे, तो इसलिए ऐसा किया जाता है, उसको दूर रखा जाता है। तो आपने देखा होगा माता निकली तो उससे कोई व्यक्ति दूर रहेंगे, और अगर हो सकता है परिवार के अंदर कहाँ तक दूर रहेंगे तो परिवार के अंदर भी किसी को हो जाए, तो वो वायरस है, वो वायरस फैलता हुआ चला जाता है जिसके संपर्क में आ गया वायरस। क्योंकि इसका भी एक अलग से एक सीजन रहता है, एक समय रहता है कि इस समय में ये बीमारी होती है। तो उस एरिया में देखो आप, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वही वायरस वाली बात है।
तो उसको बोलते हैं अपन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, अभी आगे पढ़ने वाले हो। लेकिन ये कौन सी बीमारी है? चेचक की बीमारी है। और क्योंकि इस रोग के क्या लिखा हुआ है, ये रोग एक बार जब किसी को हो जाता है दोबारा नहीं होता, क्योंकि इस रोग के प्रति वह इम्यून हो जाता है। चेचक रोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और चेचक के टीके का आविष्कार, चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था बेटा? एडवर्ड जेनर ने, ये लिखा हुआ है एडवर्ड जेनर। अब हमें इसका नाम भी अच्छे से याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि एडवर्ड में देखो वर्ड शब्द लगा हुआ है। एडवर्ड में क्या शब्द लगा हुआ है बेटा? वर्ड शब्द लगा हुआ है। चेचक में क्या लगा हुआ है? चक लगा हुआ है, चेचक। ठीक है, चेचक से ऐसे याद करेंगे, सोचे एक तालाब है, ठीक है, सोचे एक तालाब है और उस तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस प्रकार का भी एक दृश्य देखा होगा कि तालाब के ऊपर कोई बर्ड उड़ रही है, ठीक है, तालाब के ऊपर कोई बर्ड उड़ रही है और उसको जब कहीं ना कहीं मछली वगैरह दिखती है या जो भी है तो वो नीचे पानी में आती है। लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये जो बर्ड उड़ रही है, बर्ड जो उड़ रही है उस पानी को चख लेती है, उस पानी को वो चख लेती है। तो ऐसा लगता है जैसे वो उड़ के आएगी, एकदम पानी को चखेगी और फिर चली जाएगी। यानी कि हमें ज्ञान नहीं है और हमें ये नहीं पता कि वो मछली के लिए जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको भी एक इल्यूजन ही टाइप का होता है, क्योंकि जब पानी के ऊपर उड़ रही होती है तो उसको कहीं ना कहीं मछली जो होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण वो वास्तविक गहराई से ऊपर उठी दिखती है, जबकि मछली गहराई में होती है। जो जाती है उड़ के सीधा उसमें पानी में पंजा मारती है, सोचती है कि एक ही बार में आ जाएगी, जबकि वो जहां पर इसका पंजा मारती है ये, वहां पर वो मछली उपस्थित नहीं होती, बल्कि उससे आगे गहराई में होती है। लेकिन एक प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वो हमें वास्तविक गहराई से ऊपर उठी दिखती है। उसको भी दिखती है चिड़िया को, और वो बार बार पानी में शिकार करने के लिए पहुंचती है। तो अपन को याद रखना है, एडवर्ड से वर्ड याद रखना है, क्योंकि एडवर्ड में बेटा वर्ड लगा हुआ है, चेचक में चक लगा हुआ है, और चेचक से अपन को चक से याद करना है कि जो बर्ड है वो पानी को चक लेती है जाके, ठीक है, याद रख सकते हो। ठीक है, अगला लिखा हुआ है बेटा छोटी माता, ठीक है, छोटी माता, तो वही स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो छोटी माता, इससे प्रभावित अंग त्वचा पर दाने होती हैं, और इसमें भी बोलते हैं छोटी माता है कि बड़ी माता है। अगर छोटी फुंसियाँ हुई तो वो छोटी माता हो गई, बड़ी फुंसियाँ हुई तो बड़ी माता हो गई। और मतलब इनका एक जो इस वायरस का स्वरूप है वो अलग ही है भाई, इसको देख के इसकी कल्पना करके अपने आप में बड़ा भयंकर लगता है, बड़ा कष्ट लगता है, ठीक है। तो इसमें ऐसी एक खसरा की बीमारी है, एक हर्पीज की बीमारी है, तो ये त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं। हर्पीज में भी यही है, हर्पीज में भी शरीर में थोड़े फुंसी वगैरह हो जाती हैं, वो भी बड़ी भयंकर बीमारी है, पूरे शरीर में फैलती चली जाती है, ठीक है। तो हर्पीज भी है, खसरा है, छोटी माता है, तो ये वो बीमारियां हैं जो त्वचा को प्रभावित करती हैं। छोटी माता से माता ही समझ में आ जाएगा, हाँ त्वचा को प्रभावित करेगी। इसके लिए बेटा एक जो इसका वायरस होता है छोटी माता का, वो होता है बेरीसेला का होता है, वो चेचक का है, चेचक का वायरस होता है बेरीसेला। एक बेरीसेला जो है बेरीओला, चेचक है, चेचक में होता है वेरीओला। हाँ याद आ गया, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कनेक्टिविटी से सब चीज याद आती है, वेरीओला। और ये है बेरीसेला वायरस। बेरीसेला वायरस के कारण छोटी माता होती है, बेरीओला के कारण चेचक की बीमारी होती है। वेरीओला से अपन को याद आ रहा है, एक लड़की है वो बेरी है, और वो क्या कर रही है, ओला चक के देख रही है, ओले गिर रहे थे ना, तो ओले गिर रहे थे तो वो ओले को चक कर देख रही थी, ठीक है, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चेचक है, तो चेचक से देखो चक रही थी, क्या चक रही थी, वो ओला चक रही थी,
और उसकी सिस्टर आवाज दे रही थी बेरी, वो खाने की चीज नहीं है, उसको खाते नहीं है, बेरी 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 वेरी ओला चेचक। देखो मेरे दिमाग में हल्कियल आ गया कि वो ओला खा रही थी, यानी ओला चक रही थी। हल्कियल मैंने सही कर लिया। देखो कनेक्टिविटी का फायदा ये है, हजारों बार चीजों को पढ़ लोगे तब भी कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर आपने कनेक्टिविटी रखी है, अगर आपने कनेक्टिविटी रखी है चीजों को पढ़ने में, तो स्वाभाविक है आपको वो चीज याद आ जाएगी। ठीक है, तो वेरिसेला वायरस, अभी आगे भी मैंने इनकी लिस्ट दी है तो वो याद कर लेंगे। अगली बीमारी लिखिए बेटा खसरा। इससे प्रभावित अंग त्वचा, इससे भी त्वचा को ही खतरा होता है। खसरा से खतरा होता है, त्वचा से खतरा होता है। ठीक है, इसके लिए जो है ना मारविली वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है बेटा? मारविली, मारविली वायरस होता है। और मारविली को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई, मार बिल्ली। क्या ट्रिक बना दी? मार बिल्ली, मार बिल्ली ट्रिक बना दी। और मार बिल्ली से कैसे बना दिया? बोले एक बिल्ली थी, उस बिल्ली को सब मारने के लिए दौड़ रहे थे, बोले मार बिल्ली मार बिल्ली मार बिल्ली। बोला क्यों? क्योंकि वो उस बिल्ली से हो गया था सबको खतरा, क्योंकि बिल्ली किसी पर भी पंजा मार रही थी, वो पंजा मार के वो त्वचा पर निशान हो रहे थे। किसी को भी देखे और उस पर पंजा मार दे, किसी को भी देखे और उसको काट ले। ठीक है, तो मारविली वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका। अगला लिखा हुआ है हर्पीज। क्या लिखा हुआ है? हर्पीज। अब हर्पीज का मुझे ज्यादा वायरस वगैरह का कुछ क्लियर नहीं था, पर इतना जरूर ध्यान रखना है कि हर्पीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है। अब जो भी वायरस हो, इससे त्वचा में सूजन, फोड़े, फुंसी होते हैं। ठीक है, इससे त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। कौन सी? हर्पीज। कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड क्या है? वही बोलते हैं सर्दी जुकाम हो जाना। ठीक है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कॉमन कोल्ड की विशेषता क्या है? जो कॉमन कोल्ड है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करे उसको क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड बोलते हैं। तो कॉमन कोल्ड जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, स्वाभाविक है। इसको स्नोफीलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्नोफीलिया, यानी कि जुकाम हो जाता है वो कॉमन कोल्ड है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का एक वायरस होता है बिक्सो वायरस। बिक्सो वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है बेटा वो कौन सा होता है? बिक्सो वायरस होता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, देखो इन्फ्लुएंजा में एक शब्द लिखा हुआ है एंजा। एक लड़के ने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मेरे को एक बिग शो में जाना है, एक बहुत बड़ा शो हो रहा है, बिग शो। ठीक है, बहुत बड़ा शो हो रहा है, बिग शो हो रहा है। ठीक है, तो पिताजी कह रहे हैं एंजा, मैंने मना करी है, एंजा एंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो बिग शो है, और बिग शो है नहीं बड़ा शो होगा, बड़ा शो होगा, भीड़ होगी, भीड़ होगी तो बहुत ज्यादा अपन पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो भैया श्वसन तंत्र तो प्रभावित हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे कि भाई जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा के कारण बिक्सो वायरस है। ठीक है, सार्क है, सार्क के बारे में क्या लिखा हुआ है? जो सार्क की बीमारी होती है वो फेफड़े को प्रभावित करती है। शार्क की बीमारी बेटा फेफड़े को प्रभावित करती है। तो शार्क, फेफड़े से अपन ऐसे भी याद रखेंगे कि भाई जो शार्क है, अगर किसी को बेटा शार्क मछली दिख जाए, अगर किसी को शार्क मछली दिख जाए तो ये बात पक्की है, उसको देख के उसके फेफड़े प्रभावित हो जाएंगे, वो घबरा जाएगा, वो तैरेगा तो बिल्कुल घबरा जाएगा। किसको देख के? बोले शार्क को देख के घबरा जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला। ठीक है, तो शार्क है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, तो ये अपन को याद रखना है, शार्क मछली फेफड़े को प्रभावित करती है। अगला लिखा हुआ है बेटा गलसुआ। गलसुआ की जो बीमारी है वो लार ग्रंथि में सूजन उत्पन्न कर देती है। लार ग्रंथि में सूजन, ये सब जानते हैं गलसुआ होता है। मम्स बोलते हैं शायद इसको, मम्स। ठीक है, मम्स बोलते हैं इंग्लिश में शायद गलसुआ को, मम्स। ठीक है, जो लार ग्रंथि में सूजन, यानी जो गले में, जो हमारा जो गला होता है वहां पर होता है, यहाँ पर टॉन्सिल भी बोल देते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं, टॉन्सिल बोल देते हैं, मम्स बोल देते हैं, गलसुआ बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां तक का आपको क्लियर हुआ। दूसरा इसी में अगला लिखा हुआ है बेटा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है वो आंख की बीमारी। ट्रेकोमा कैसी बीमारी है बेटा? आंख की बीमारी है। ट्रेकोमा के अलावा
एक ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की बीमारी होती है, एक कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस भी होती है, और आपको पता है रतौंधी की बीमारी भी होती है, ठीक है, आंख से संबंधित है। तो ट्रेकोमा की बीमारी जो है वो आंख से संबंधित है, याद रखना। ट्रेकोमा, तो सोचे एक व्यक्ति है, उसने ट्रे फेंक के मारी और दूसरे व्यक्ति की आंख में लगी और बेचारा वो चला गया कोमा में, ठीक है। तो ट्रेकोमा, तो ट्रेकोमा जो है वो ट्रेकोमा आंख की बीमारी, ट्रेकोमा जो है वो आंख की बीमारी है। तो उसने ट्रे फेंक के मारी, कहाँ में पड़ी, आंख में पड़ी और वो कोमा में चला गया, ठीक है। तो ट्रेकोमा आंख की बीमारी होगी, याद रखना है। अब हमने क्या किया, इसमें वायरस से होने वाले रोगों की एक सीरीज बना ली और उसकी एक ट्रिक बना ली, जिससे अपन को ये याद रहे कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो वायरस से होने वाले रोगों की अपन बात करें तो इसमें वायरस से होने वाले जो रोग हैं, ठीक है, वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनके लिए हमें एक ट्रिक बनाई है, रेखा हमें टेम्पो से पीछे छोड़ गई। क्या ट्रिक बना दी हमने, रेखा हमें टेम्पो से पीछे छोड़ गई। अब रेखा हमें टेम्पो से पीछे छोड़ गई, बस इसको याद रख लो, इससे आपको अधिकतर बीमारियां याद हो जाएंगी जो वायरस से होने वाली हैं। मैं जब बस ये ट्रिक को याद कर लेना है कि रेखा हमें टेम्पो से पीछे छोड़ गई है। तो क्या लिखा हुआ है, अब इस लाइन को याद रखेंगे। अब इसमें कैसे आपको समझ में आएगा, रे से बनेगा बेटा रेबीज, खा से बनेगा खसरा, हा से बनेगा हर्पीज, ठीक है, मे से बनेगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेनिनजाइटिस भी एक वायरस की बीमारी है, ठीक है। ट्रेकोमा, पोलियो, ठीक है, और इसमें पीलिया भी हो जाएगा और छोटी माता भी हो जाएगी, और डा से डेंगू हो जाएगा, गा से गलसुआ हो जाएगा, ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है, और ए से एड्स की बीमारी हो जाएगी। अब देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एक लाइन को याद करने से तुम्हें 12, एक लाइन को याद करने से तुम्हें 12 नाम याद हो गए, 12 बीमारी याद हो गई कि ये जो 12 बीमारियां हैं ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो स्वाभाविक है अपन इसको याद कर सकते हो। बेटा कैसे याद कर सकते हो कि विषाणु से या वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा पेपर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। वो पेपर में क्या करेगा, उसने ये दे दिया केवल लिख के कि रेबीज की बीमारी किससे होती है। अभी तो तुम बता ही दोगे, तुम गलत करोगे ही नहीं ना, क्योंकि अभी तो लाइव टेलीकास्ट चल ही रहा है, पढ़ ही रहे हो। पूछेगा रेबीज की बीमारी किसके कारण होती है, रेबीज की बीमारी जो है वो किसके कारण होती है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं पूछ रहा है कि रेबीज की बीमारी किसके कारण होती है, 4 ऑप्शन दे देगा कि भैया वायरस के कारण होती है, ठीक है, या बैक्टीरिया के कारण होती है, या आनुवांशिक रोग है, या कवक से होने वाली रोग है। तो उसके पास बेटा 4 ऑप्शन है देने के लिए। अब स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन में कहां पर अटकता है, वो अटकता है इन दोनों पर कि यार वायरस और बैक्टीरिया, क्योंकि हम इतना अच्छा से पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी दिमाग में वायरस की और बैक्टीरिया की समस्या बनी रहती है कि वायरस बैक्टीरिया, वो समस्या बनी रहती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वायरस और बैक्टीरिया से, वायरस या बैक्टीरिया से होने वाला रोग को ध्यान रखने के लिए आप तो ये लाइन याद कर लो, जिससे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब इतने सारे नाम आपने याद कर लिए, 12 नाम कम नहीं होते बेटा, इतने याद कर लोगे दूसरे अनुवांशिकी वाली बीमारियां जो है वो पूरी याद कर लोगे। जब अनुवांशिकी तुम्हें याद है, वायरस से तुम्हें याद है, आगे जाके तुम बैक्टीरिया भी पढ़ोगे तो बैक्टीरिया भी याद हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कि भैया कौन सा वायरस से, कौन सा बैक्टीरिया से, कौन सा अनुवांशिकी, कौन सा कवक। जब ये सारी चीजें ही अपन पढ़ लेंगे तो अपन को दिक्कत ही नहीं आनी है उसमें, ठीक है। तो आप यहां तक याद रखेंगे। ये देखो रेखा हमें टेम्पो से पीछे छोड़ गई, रेखा हमें टेम्पो से पीछे छोड़ गई है जी, हमने ट्रिक बना ली। रे से क्या बन जाएगा बेटा, रे से बनेगा रेबीज, खा से क्या बनेगा खसरा, हा से क्या बनेगा हर्पीस, मे से क्या बनेगा मेनिनजाइटिस, टे से क्या बनेगा ट्रेकोमा, ओ से क्या बनेगा पोलियो, है ना, पीलिया है, छोटी माता है, डेंगू है, गलसुआ है, इन्फ्लुएंजा है और एड्स की बीमारी है।
ये सारी की सारी बीमारियां आपको इस तरीके से लिखी हुई हैं, ठीक है, याद कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज इसमें जो आपका स्पेशल साइंस वाला जो पोर्शन है उसमें यस्टरडे मटेरियल में मैंने पीडीएफ डाल दी है ये बायोलॉजी की, तो जिन लोगों को डाउनलोड करना है वो उसमें डाउनलोड कर लेना। उसमें यस्टरडे मटेरियल पर क्लिक करके बस उस पर पीडीएफ होगी, उस पर क्लिक करके थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए रुकना, डाउनलोड हो जाएगी आपके वो सीट, ठीक है। और वाइट पेपर में मैंने सेंड किया है उसको, जिसको उसके प्रिंट आउट निकलवा के फाइल बनवानी है वो फाइल बनवा लेना, अपना नोट्स तैयार हो जाएंगे और आराम से आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें रोग और वायरस लिखे हुए हैं। रोग और वायरस की अगर अपन बात करें तो देखिए, डेंगू की जो बीमारी है, डेंगू की बीमारी बेटा कैसे होती है? अरबो वायरस से, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो डेंगू से मैंने क्या बताया था? डेंगू एंडीज मच्छर से होती है बीमारी, और एंडीज मच्छर में भी डेंगू के अंदर जो वाहक था वो था एंडीज मच्छर, जो कारक था वो था अरबो वायरस, है ना। तो कौन सा वायरस होता? अरबो। बोले मच्छरों की संख्या बेटा कैसी होती है? मच्छरों की संख्या अरबों में होती है, तो अरबो वायरस अपन को याद आए। इन्फ्लुएंजा, पिताजी ने बोला एंजा, बोले कहां जाना है? बोले बिग शो, बहुत बड़ा शो हो रहा है। चेचक है, चेचक की अगर अपन बात करें तो चेचक से देखो क्या चक रहे थे वो? वेरी ओला चक रही थी, वेरी ओला वायरस हो गया। छोटी माता है, छोटी माता बेरी सैला, तो एक आंटी उनकी छोटी बेटी है, उसका नाम क्या है? सैला। और सैला कैसी है बेटा? बेरी है, तो छोटी माता बेरी सैला। खसरा, खसरा की जो बीमारी है वो मारविली, बोले उसको खतरा था तो इसलिए क्या बोल रहे थे वो? मारविली। रेबीज की बात करें, रेबीज के लिए रेबडो वायरस है। रेबीज की बीमारी किससे होगी? रेबडो वायरस से होगी, तो रेबडो वायरस को अपन को याद रखना है। डेंगू की बीमारी अरबो वायरस, इन्फ्लुएंजा है विक्सो वायरस, चेचक है वेरी ओला वायरस, छोटी माता है वेरी सैला, खसरा है मारविली, और रेबीज है तो रेबीज की बीमारी होगी बेटा किससे? रेबडो वायरस से होगी। तो स्वाभाविक है आप इन नामों को अच्छे से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ तो मैंने आपको पहले अरबो वायरस याद करा दिया, विक्सो करा दिया, वेरियोला, वेरीसेला, मारविली, ये की तो बचा रेबीज। रे से स्टार्ट है, रे से स्टार्ट है रेबीज, और रे से बनेगा बेटा रेबडो वायरस, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ। कुछ ऐसी बीमारियां जो तंत्र को प्रभावित करती हैं। कभी कभी पेपर के अंदर कोई बीमारी का नाम दे के वो ये पूछता है ये जो डिसीज है वो बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। वो अपने लीवर को इन्फेक्टेड करता है, वो हमारी स्किन को इन्फेक्टेड करता है, ठीक है, वो या वो हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करता है, या हमारे जो स्टोमक है उसको इन्फेक्टेड करता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर बन जाती है। तो देखो नर्वस सिस्टम को अगर जो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, प्रभावित करना क्या मतलब क्या है? वो डिसीज जो है किस पर इफेक्ट कर रही है, किस पे इफेक्ट कर रही है? वो नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट कर रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको भी एक सेपरेट ट्रिक बना दी। तंत्र मंत्र से कोटि पूरे मील बनी, तंत्र मंत्र से कोटि पूरी मील बनी, और तंत्र मंत्र से कोटि पूरी मील बनी। तो इसका बहुत बढ़िया हमने एक लॉजिक रखा, जैसा कि लिखा हुआ है तंत्र मंत्र, लिखा हुआ है बेटा तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र से कोटि पूरी मील बनी। तो तंत्र मंत्र से बनेगा बेटा आपका तंत्र का तंत्र, को से बन जाएगा आपका कोड़, टी से बन जाएगा टिटनेस, ओ से बन जाएगा पोलियो, रे से बन जाएगा रेबीज, मी से बन जाएगा मिर्गी, ल से बन जाएगा लकवा। अब इसमें केवल ये लिखा हुआ है कि तंत्र का तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारियां, इसमें ये नहीं लिखा है कि भाई ये वायरस से है कि बैक्टीरिया से है कि ये कवक से है कि ये अनुवांशिक है, ये वाला मैटर नहीं है। बीमारी का नाम और उससे प्रभावित अंग, बस इतना ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आप इन बीमारी के बारे में वैसे भी जानते हो। कोढ़ की बीमारी है तो व्यक्ति का हाथ सही से काम नहीं करेगा, पैर सही से काम नहीं करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं
टिटनेस की बीमारी होती है तो उसके हाथ पैर अकड़ने लगेंगे, वो भी बीमारी। पोलियो है, पोलियो में भी कहीं ना कहीं तंत्र को प्रभावित करेगा। रेबीज है, रेबीज में कुत्ते बिल्ली की लार से होता है तो इसमें भी व्यक्ति, मिर्गी है, मिर्गी में भी व्यक्ति गिर जाता है, जो भी है। लकवा है, लकवा भी आपको पैरालाइसिस जो होता है, पैरालाइसिस आपने नाम सुना होगा, इसमें आधा धड़ काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखेंगे, तंत्र मन से कोटि पूरी मील बनी। अब इसमें कोटि पूरी मील बनी, को से बन गया बेटा कोड़, टी से बन गया टिटनेस, पो से बन गया पोलियो, रे से बन गया रेबीज, मी से बन गया मिर्गी और ला से बन गया लकवा। तो तंत्र मंत्र से कोटि पूरी मील बनी जी, हमने याद करा है। तो तंत्र मंत्र है, तंत्र का तंत्र को तंत्र मंत्र से अपन को याद रख लेंगे, ठीक है। तो कोड़ है, टिटनेस है, पोलियो है, रेबीज है, मिर्गी है और लकवा है। फेफड़ों को प्रभावित करने वाली कुछ बीमारियां, फेफड़ों को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो अभी हमने क्या याद करा था, अभी याद करा था कि तंत्र का तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारियां। अब आप पढ़ रहे हो फेफड़े को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां होंगी, तो इसमें हमने एक ट्रिक बनाई है, पानी में कूद बेटी। क्या लिखा हुआ है बेटा? पानी में कूद बेटी, पानी में कूद बेटी। देखो पानी, पा से बन गया बेटा प्लेग, नी से बन गया निमोनिया, कू से बन गया कुकर खांसी, दा से बन गया दमा और बे टी लिखा हुआ, तो बे टी को अगर अपन पलट देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? टीवी, ठीक है। पानी में कूद बेटी, ठीक है, पानी में कूद बेटी। तो ये क्या है? फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है। वैसे भी अगर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर पानी में कूद जाता है तो उसके फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, यानी फेफड़े में अगर पानी भर गया तो वो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ये बीमारी कहीं ना कहीं वो उसको जो इफेक्ट पड़ता है उसकी बॉडी पर, वो इसी वजह से पड़ता है। तो इसको आप याद रखेंगे, पानी में कूद बेटी, ठीक है, पानी में कूद बेटी। क्योंकि इंसान पानी में इसलिए जीवित नहीं रह पाता क्योंकि इंसान के जो फेफड़े हैं, जब वो जो लंग्स हैं, ठीक है, जब वो सांस लेता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वायु में से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मछली पानी में डूबी होती है, मछली पानी में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि पानी का जो रासायनिक नाम H2O बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा? H2O बोलते हैं। अब H2O जो है, तो H2O में तो O तो है ही, यानी ऑक्सीजन तो उसे मिल ही जाता है। तो कहने का मतलब इंसान का शरीर बना है कि वो जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करे, लेकिन मछली को बनाया गया है कि जो वाटर है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन है तो उसको ऑब्जर्व करे। लेकिन जब इंसान पानी में पहुंचता है तो वो उस चीज को नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जो लंग्स हैं, उसके जो फेफड़े हैं, वो इसलिए बने हैं कि वो वायु में से ऑक्सीजन ले, पानी में से थोड़ी ले सकते हैं। ऐसी मछली को जब पानी से बाहर निकालेंगे तो वो वायु में घुली हुई ऑक्सीजन को नहीं ले सकती, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले सकती। इसलिए मछली को बाहर निकालेंगे तो वो मरेगी, इंसान को पानी में डालेंगे तो वो मरेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित, फेफड़े को प्रभावित करने वाली जो बीमारी है उसमें पानी शब्द आएगा, बस ये ध्यान रखना। और पानी में अगर कोई गिरता है तो उसके फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है हमारी ट्रिक याद आएगी, पानी में कूद बेटी से, ठीक है। पा से बना बेटा प्लेग, नी से बना निमोनिया, कू से बना कुकर खांसी, दा से बन गया दमा, टी से बन गया टीबी। वैसे भी देखो टीबी की बीमारी है, खांसी हुई, दमा हो गया तो कुकर खांसी में होना ही है, निमोनिया में भी कहीं ना कहीं खांसी होता है, प्लेग की बीमारी भी होती है, ठीक है। तो ये फेफड़ों को प्लेग, निमोनिया बच्चों में होता है ना, छोटे बच्चों में जब निमोनिया होता है तो उनकी जो हार्ट बीट है वो तेज होती है, वो उनके जो लंग्स हैं वो भी बहुत तेजी से काम करते हैं। तो निमोनिया की बीमारी, प्लेग की बीमारी भी ऐसी है। प्लेग की बीमारी जो है चूहों से फैलती है, ठीक है, चूहों के कारण, ठीक है, याद रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।